So hello everyone, I welcome you all to UIS. So today we are going to discuss जो आपके टॉपिक्स आए हैं ये सोफिस्टिकेटेड एनाटॉमी ऑफ हीट वेव्स। तो ये टॉपिक ज्योग्राफी से रिलेटेड है और एक्सप्लेनर सीरीज के अंदर है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पे दो एक कॉलम भी आया है एंड देन यू आल्सो हैव लाइक एक्सप्लेनर सीरीज के अंदर भी टॉपिक है। तो ये दिस इज आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस। आफ्टर दैट वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस, जैसे ये पूरा आपका आया हुआ है तो ये दोनों एक साथ कंबाइन करके वी विल डिस्कस। तो टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी इन ओटीटी रेगुलेशन, ओटीटी रेगुलेशन के बारे में भी वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओटीटी रेगुलेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवर द टॉप। यहाँ पे जैसे नेटफ्लिक्स एंड ऑल दे आर कंसिडर एज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। एंड स्मोक सिग्नल्स रिन्यूएबल एनर्जी के भी, अब इन्होंने कहानी सुनाई है, कहानी तो हमें नहीं करना है। एक दो तीन आर्गूमेंट्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी के कंटेक्स्ट में, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये एडिटोरियल का टॉपिक है, ये भी एडिटोरियल का है, कॉलम दे रखा है। और ये जो है एक्सप्लेनर सीरीज और एक्सप्लेनर सीरीज के अंदर है। सो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ फ्रेम्ड इज बेसिकली, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक आपके लिए फ्रेम होता है दैट इज़ रिलेटेड विद द हीट वेव्स। सो व्हाट बेसिकली इज़ अ हीट वेव्स, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका मैकेनिज्म एंड एवरीथिंग इज़ देयर। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के जो टॉपिक्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक तो सोलर स्टोव के बारे में, मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में, ओटीटी रेगुलेशन के बारे में, हीट वेव्स फॉर्मेशन मैकेनिज्म। अब मैं इसका क्वेश्चन मैं आपके लिए फ्रेम कर दूंगा, उसमें कम्युनिटी पोस्ट में आई विल पुट। ये सोलर स्टोव्स है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो उसमें यू कैन यूज इट। मेंस्ट्रुएशन लीव वुमेन रिलेटेड इश्यूज हैं, तो वुमेन रिलेटेड इश्यूज हैं, उस पर आप यूज़ कर सकते हो। ओटीटी रेगुलेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी एंड पॉलिटी गवर्नेंस को के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिटी गवर्नेंस के अंदर। हीट वेव्स की बात करें, यहाँ हीट वेव्स है। सो दिस हीट वेव्स इज देयर। सो हीट वेव्स के ऊपर भी ज्योग्राफी का इस पे टॉपिक बन जाएगा, पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन्ड है। सो ऑल दीज टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक, एंड द फर्स्ट टॉपिक इज स्मोक सिग्नल फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी स्फीयर। ये एक टॉपिक आपका आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो रिन्यूएबल एनर्जी के कंटेक्स्ट में, तो अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इट हैज़ इसने रिलीज किया, फॉर्मल इसका लॉन्च हुआ है। सोलर सोलर जो कुक स्टोव है, जैसे आप इमेज भी देख सकते हो, तो फॉर्मली दिस केम इनटू एग्जिस्टेंस, दैट इज सोलर कुक स्टोव। इसको आपका लॉन्च किया। देखो रिन्यूएबल एनर्जी जो है आज के समय में, जैसे आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी है, यू हैव अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो, यू हैव अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो। अब नॉन रिन्यूएबल सोर्स, अब ज़्यादातर एनर्जी जो कंजम्पशन है वो कंटिन्यूस बेसिस में इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो नीड है, डिमांड है, वे ऑफ लाइफ है, उसमें बदलाव आ रहा है। तो खासतौर से एनर्जी की नीड आपकी इंक्रीज हो रही है। एंड इफ द एनर्जी नीड इज इंक्रीजिंग अंडर दिस कंटेक्स्ट, हम एनर्जी नीड को पूरा कैसे कर सकते हैं? एक सोर्स जो हमारे लिए बनता है वो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और एक सोर्स बनता है नॉन रिन्यूएबल, और नॉन रिन्यूएबल धीरे धीरे खत्म हो रही है। सो वी नीड टू मूव टुवर्ड्स अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी और इस टाइप से। और खास तौर से जैसे रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से डिमांड भी आपका इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी डिमांड भी कंटिन्यूस बेसिस में इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे कंटेक्स्ट में जो भी एनर्जी नीड्स हैं, जैसे मान लो कुकिंग की नीड बहुत होती है एनर्जी के कंटेक्स्ट में, तो कैसे इस नीड को पूरा किया जा सके, तो उसमें आपका ये जो सोलर स्टोव्स हैं उसको हम मेंशन कर सकते हैं व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी एंड ऑल। सो यू कैन मेंशन दिस पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन मेंशन दीज पॉइंट्स। फिर वी कैन से कि पहले भी अगर देखा जाए तो अटेम्प्ट किया गया था, जस्ट लाइक नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी 1950s के अंदर देखा जाए तो, जस्ट टू इंश्योर कई सारे ऐसे स्टेप्स आपके लिए गए थे। स्टोव्स जो नॉर्मल स्टोव्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया था, उसको लोगों को जो है वो प्रोवाइड आपका किया गया था। सो स्टोव्स पे फोकस किया था कि जैसे काउ डंग्स या फायरवुड की जगह इनका इस्तेमाल आपका किया जाए। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी कंजम्पशन है गांव देहात इलाकों में, जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको किस तरीके से चेंज किया जाए, कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, कि वो पहले मान लो लकड़ी, जंगल में गए लकड़ी से खाना बना रहे हैं, या जो गाय का गोबर है उससे जो काउ डंग्स बनते हैं उनसे खाना बनाया जा रहा है, तो उसकी जगह हाउ वी कैन गो फॉर अ, किस तरीके से हम जा सकते हैं, वी कैन लाइक हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, या जो सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं थोड़ा सा बेटर। तो बेटर के लिए पहले स्टोव्स का इस्तेमाल आपका किया गया। 1973 के ऑयल क्राइसिस पे के बाद से स्टोव्स को काफ़ी अधिक आपका प्रचलित आपका किया गया। 2004 की रिपोर्ट है, इट स्टेटेड कि जो कुकिंग है वो 80% ऑफ रूरल इंडिया हाउस होल्ड एनर्जी कंजम्पशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, 80% आपका, 80% जो रूरल इंडिया हाउस होल्ड है
उसमें जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कुकिंग से रिलेटेड है। अब ये बहुत बड़ा नंबर होता है, मतलब आप ये समझो कि 70% भारत की पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 70%, दे कहाँ दे लिव इन रूरल इंडिया। अब क्योंकि दे आर लिव इन रूरल इंडिया, तो जो एनर्जी नीड है दैट वी हैव टू फिक्स, जो एनर्जी नीड है उसे हमें प्रोवाइड करनी है। और एनर्जी नीड के लिए हमें किधर जाना है, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द रिन्यूएबल सोर्स एज वेल। जैसे गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया, तो अब गैस वो बहुत कॉस्टली भी आज के समय में पड़ जाती है, तो किस तरीके से हम दूसरे सोर्स की तरफ वी कैन प्रोसीड। तो यहाँ पे जो सोलर स्टोव्स जैसे आइडियाज़ हैं, ऑल दो देखो एक बिहेवियल एस्पेक्ट भी बहुत मैटर करता है। गांव देहाती इलाकों में जैसे आप ही लोग कई बार देखो, अरे यार चूल्हे का खाना बहुत अच्छा होता है, इस प्रकार की थिंकिंग। वहाँ के जो बुजुर्ग लोग होते हैं कि अरे नहीं, ये सूरज के उससे खाना बनता है, मैं नहीं खाऊंगा। तो ये अब वहाँ पे इस प्रकार की थिंकिंग है। जैसे सैनिटेशन से रिलेटेड भी बिहेवियर चेंजेस बहुत चैलेंजेस थे, ऑल दो चीज़ें अब धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हुई हैं। अब सोलर एनर्जी से जो, या सोलर स्टोव से जो खाना बन रहा है, अब कह दें कि अच्छा नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ जो वुमेन है दे विल बी फोर्स्ड कि जो खाना वो बनाए ट्रेडिशनल सेंस में ही बने। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अकॉर्डिंग 668 मिलियन पीपल आपका बायोमास पर डिपेंड आपका करता है, बायोमास पर डिपेंड करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस, जैसे लकड़ियां हैं, लकड़ियां को जला के और अपने एनर्जी नीड को पूरा करते हैं, ऐसी ज़रूरत है। तो यहाँ पे एनर्जी नीड, फ्यूल वुड को बर्न करके अपनी एनर्जी नीड को पूरा करते हैं। अब इसमें पॉल्यूशन भी है, इंटरनल पॉल्यूशन भी होता है, वुमेन का हेल्थ भी अफेक्ट होता है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी आपको देखने को मिलता है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इट। एक हमने क्या किया, जैसे मान लो झोला स्कीम है, और उस पर हमने एलपीजी एंड ऑल ये हमने प्रोवाइड करने का प्रयास किया। बट ये जो एलपीजी है, एलपीजी की अगर आप बात करो, तो ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा इतना हेल्पफुल आपकी कुछ लेवल पे है, कुछ लेवल पे भी नहीं है, क्योंकि जो सिलेंडर का प्राइस है दैट इज़ हायर। सो ओल्डर इंटरवेंशन इन द रिन्यूएबल स्फीयर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ज़रूरत क्या है, जैसे पहले भी जब प्रयास किए गए, तो देयर इज़ अ पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट ऑल्सो, एंड देयर इज़ अ पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। जिससे कि कई प्रकार के जो जरूरत, जैसे मान लो अगर बिहेवियर चेंजेस भी इफ़ यू हैव टू ब्रिंग इट, तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्टिसिपेशन है वो हमें इंक्रीज करना जरूरी पड़ जाता है। ऑल दो इसमें जब स्टेट या सरकार के फोकस की हम बात करते हैं, तो वो जो फोकस है दैट फोकस इज मेनली लिंक्ड, एंड मेनली जो फोकस आपका विजिबल है दैट इज देयर, वी कैन से ज़्यादातर ये फोकस आपका विजिबल है। खास तौर से देखा जाए तो ज़्यादातर जो फोकस आपका विजिबल है वो है कि बड़े बड़े जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट हैं उसकी तरफ, जैसे वी आर फोकसिंग ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जाएं, ग्रीन एनर्जी कैसे करें, और कमर्शियल यूज़। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डाइकोटोमी एग्जिस्ट करती है। 80% आपका कुकिंग के एरिया में कंजम्पशन होता है रूरल इंडिया के अंदर, तो मतलब काफ़ी एनर्जी कंज्यूम होती है। अब इसमें फ्यूल वुड है, तो फॉरेस्ट और इन सब पर भी काफ़ी असर पड़ेगा, फॉरेस्ट की कटिंग एंड ऑल, वो भी एक बड़ा चैलेंज। तो बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो लिंक्ड विद द, बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो लिंक्ड हियर। यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी, इट इज ऑल्सो लिंक्ड विद द एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी से बायोडाइवर्सिटी भी जुड़ी हुई है। एंड बिकॉज ऑफ दिस लिंकेज, एनर्जी सिक्योरिटी से जो बायोडाइवर्सिटी आपकी जुड़ी हुई है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लिंकेज कई प्रकार के चैलेंजेस आपके राइज होंगे। बिकॉज अगर फ्यूल वुड या बायोमास कंजम्पशन पे बहुत अधिक निर्भरता बनी रहेगी, तो जो फोकस होगा पेड़ काटने लकड़ी के लिए, कई प्रकार के राइट्स पे इश्यूज आएंगे, ट्राइबल राइट्स वर्सेस फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ऐसे कई प्रकार के चैलेंजेस आएंगे। सो हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म इट, दैट इज द रीजन। तो स्टेट या सरकार की अगर फोकस होगा मेनली towards the bigger commercial project, that has to reduce, although that has to be there, but at the same point of time non government organizations, state का जो एक intervention है, जो focus है इस एरिया में भी बहुत ज़रूरी है। खास तौर से कि कैसे जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका इस्तेमाल किया जा सके, और जो कुकिंग नीड्स हैं उसके लिए एनर्जी कंजम्पशन उस नीड को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड विद वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो इसमें दो आर्टिकल, एक तो ये वाला है अगर आप देखोगे ना, ऑल कंस्टेंट, और एक और भी आर्टिकल है, तो दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस। दोनों को क्लब करके जो उसके आर्गूमेंट से वी आर डिस्कसिंग, क्योंकि एक्सप्लेनर सीरीज के अंदर देखोगे ना तो एक आर्टिकल उसमें भी है, तो दोनों को मिला के वी आर डिस्कसिंग। जैसे लेट मी शो यू, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे यू हैव टू आर्टिकल्स। एक ये वाला आर्टिकल है, तो इसमें एक आर्गूमेंट लेंगे जो आर्गूमेंट अगेंस्ट और इंटरनेशनल लेवल पे क्या कदम है, और एक ये आर्गूमेंट है, तो दोनों को कंबाइन करके वी आर गोइंग टू स्टडी। तो ये टॉपिक वुमेन रिलेटेड इशू आपका बन जाता है।
वुमेन रिलेटेड देखो, वुमेन के पार्टिसिपेशन को कैसे इंक्रीज किया जा सके, हाउ वी कैन इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, ये बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से वुमेन के पार्टिसिपेशन को हम इंक्रीज कर सकते हैं? बहुत सारे बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट आपके रहते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी होती है, जिसमें जो वुमेन बॉडी है वो बहुत सारे चैलेंजेस पेन को सफ़र करती है, और उसमें एक प्रकार से जब आप इथिकल डायमेंशन या मोरल डायमेंशन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये रियलाइज़ करना ज़रूरी होता है कि वो जो समय होता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट समय होता है, और ऐसी स्थिति में बहुत डिफ़िकल्टी आ सकती है जब वो वर्क में पार्टिसिपेट आपका करता है। सो किस प्रकार से वोमेन के बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट को देखते हुए इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन फर्दर इंक्रीज किया जा सके, ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक लेवल पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो जरूरी है ही, लीगल लेवल पे भी ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। लेकिन नुकसान किस क्या हो जाता है कि अगर जो एम्प्लॉयर है जो नौकरी दे रहा है, अब उसको ये रहेगा कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उस दौरान उन्हें लीव दी जाए, तो एम्प्लॉयर अपना प्रॉफिट देखेगा, प्रॉफिट ऐसे देखेगा कि यार मैं जो है अगर ऐसा लीव दूंगा तो मेरा जो वर्क है दैट विल बी अफेक्टेड। ऑल दो अब इसके लिए एक ये सॉल्यूशन जरूर से हो सकता है कि स्टेप लिया जा सके, इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाए, इस तरीके से कुछ कदम उठाया जा सकता है, लेकिन लीगल लेवल पे। तो मैटरनिटी बेनिफिट है, अब जैसे प्रेगनेंसी के दौरान है उस समय कुछ समय होता है जो आपका जैसे 26 वीक तक इंक्रीज किया गया, तो ये लीगल लेवल पे स्टेप लिया गया पार्लियामेंट के द्वारा, पहले 12 वीक का था, अब 26 वीक तक का आपका इंक्रीज किया गया। अब यहाँ पे एक पेटिशनर थे, उन्होंने मेंस्ट्रुएशन लीव की बात की है, तो इसमें जो मेंस्ट्रुएशन लीव है तो उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आप मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को आप अप्रोच करें। वाई? बिकॉज ये जो चेंजेस किए थे 12 वीक से 26, उसमें जो मिनिस्ट्री है उसने एक रोल इंपॉर्टेंट प्ले आपका किया था। सो बायोलॉजिकल प्रोसेस शुड नॉट बी अ डी इंसेंटिवाइज ना करें, ये भी देखना है। एम्प्लॉयर स्टार्ट थिंकिंग कि अगर हमने वुमेन को एम्प्लॉय किया तो फिर हमें एक तरीके से जो नंबर ऑफ वर्क डेज हैं दैट विल ऑल्सो बी रिड्यूस, तो ये थोड़ा सा देखना जरूरी पड़ जाता है। ऑल दो हमें दूसरा कंस्ट्रेंट भी देखना है दैट बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन पेन लीव, बहुत सारे जो वर्किंग वुमेन है दे हैव टू सफर अ लॉट, बहुत सारे लेवल पे है कि हाउ दे विल एबल टू फोकस, किस तरीके से, ये सारी चीज़ें हैं। केरला बिहार की बात करें तो दे हैव मेंस्ट्रुएशन पेन लीव है। फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो है, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इट। इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, जाम्बिया, उन्होंने भी अपने लेबर लॉ के पॉलिसी में ये सब चीज़ें इंक्लूड आपकी की। ऑल दो सब ने किया है। ऑल दो आर्गूमेंट अगेंस्ट की बात करें तो सेम आस्पेक्ट है कि एम्प्लॉयर में डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द वुमेन। तो जो हमारा आइडिया है, जो थिंकिंग है दैट वी आर फोकसिंग कि वी शुड इम्प्रूव द पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन, इकोनॉमिक लेवल पे जो पार्टिसिपेशन हम उसको इंक्रीज करें। इंटरनेशनल लेवल पे स्टेप्स भी कई तरीके से लिए गए, जैसे स्पेन पहला यूरोपियन देश आपका बना जिसने मेंस्ट्रुएशन लीव आपका प्रोवाइड किया। वुमेन जो है दे हैव द राइट टू 3 days मेंस्ट्रुएशन लीव, जो कि 5 days तक एक्सटेंड आपका हो सकता है। अब इसमें देखो, जैसे मान लो एक छोटा सा ये है कि जैसे मान लो सैटरडे संडे छुट्टी है, तो अगर एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर उस डे में बैलेंस कर सकता है, बट वो जो दिन होते हैं उसमें सर्टेन जो रिलैक्सेशन है इट कैन बी प्रोवाइडेड बिकॉज इट्स एस्टाब्लिश्ड फैक्ट ऑल्सो। एशिया जापान की बात करें तो उसने भी मेंस्ट्रुएशन लीव आपका इंट्रोड्यूस किया अपने लेबर लॉ की बात करें तो। एशिया मतलब जापान में भी 1947, इतने पुराना समय में, क्योंकि उस समय भी लेबर यूनियन और इसके सामने ये सब बातें आपकी आपके रखी गई। प्रेजेंटली देखा जाए तो आर्टिकल जो 68 है इसके अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयर मतलब जो नौकरी देता है, दे कैन नॉट आस्क वुमेन जो भी कई प्रकार की जो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं ड्यूरिंग पीरियड टू वर्क ड्यूरिंग दैट टाइम, मतलब उन्हें फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप काम करो। इंडोनेशिया ने भी इंट्रोड्यूस किया 1948 के अंदर, अमेंड किया 2003 के अंदर, जिसमें जो मेंस्ट्रुएशन पेन है आर नॉट एब्लॉज टू वर्क ऑन द फर्स्ट 2 days ऑफ देयर साइकिल, पहले 2 दिन में वो काम नहीं। फिलीपींस में भी सेम चीज़ है। तो कई सारी चीज़, जापान में देखो किया गया ये, इसके अलावा इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया। अब यहाँ पे अगर किया जा सकता है तो इंडिया में भी किया जा सकता है, ऑल दो वुमेन का पार्टिसिपेशन इनफॉर्मल सेक्टर में भी है। अब इनफॉर्मल सेक्टर में हम कैसे रेगुलेट करेंगे, तो उसमें जो लेबर कमिश्नर्स लेबर लॉ जो फोर्स करते हैं लेबर लॉज को, उनका रोल बहुत जरूरी हो जाता है, दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो वुमेन को इनकरेज करना है ना, खास तौर से कि दे ऑल्सो स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग। अब जैसे मान लो वुमेन के पार्टिसिपेशन को आपको इंक्रीज करना है, तो जैसे ठीक है कई बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियां हैं वो एक अलग एरिया है, लेकिन बहुत सारे लेवल पे अनस्किल्ड स्किल्ड जॉब्स प्रोवाइड करना,
साथ में अगर उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है तो हायर एजुकेशन कैसे उनको मिले। कई बार जो गर्ल्स हैं उनको स्कूल इसलिए छोड़ना पड़ जाता है कि टॉयलेट फैसिलिटीज़ आपकी नहीं है, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोसाइटी, गवर्नमेंट बोथ हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किस प्रकार से हर एक प्रयास किया जाए जिससे वुमेन के पार्टिसिपेशन और जो कंस्ट्रेंट है उसको दूर किया जाए। बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट भी कई प्रकार के, उसको भी देखने की जरूरत आपकी बन जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड विद द ट्रांसपेरेंसी इन ओटीटी रेगुलेशन। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, जैसे आपके यू कैन सी, जैसे ओटीटी रेगुलेशन एक टॉपिक बन जाता है। दिस इज बेसिकली लिंक्ड विद लाइक टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अच्छा, एक व्हाट आई विल डू इज, आप लोग को कमेंट सेक्शन में एक गूगल ड्राइव का लिंक अभी पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। सेशन आप देखोगे ना, उसके बाद से गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उसमें माइंड मैप्स हिंदू के होंगे प्लस ये पीडीएफ होगा, ठीक है। तो गूगल लिंक में जाके क्लिक करना है एंड यू विल गेट द पीडीएफ। ये ध्यान में रखना। माइंड मैप्स भी आपको पूरा, जैसे फरवरी के महीने के पूरे माइंड मैप्स और पुराने कंपाइलेशन भी मैं उसमें डाल दूंगा। तो एक एक आपका रहेगा, देर विल बी वन फोल्डर और गूगल ड्राइव रहेगा, कमेंट सेक्शन में पिंड होगा, आपको बस क्लिक करना है और उसको डाउनलोड कर लेना है। यू विल फाइंड कि जो माइंड मैप्स है वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि कई लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं जा पाते। और दूसरी चीज़ है, टेलीग्राम चैनल पे आप अपने आंसर को पोस्ट करना। जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आज का क्वेश्चन आई विल पुट इन द कम्युनिटी पोस्ट, या टेलीग्राम चैनल पे आई विल पुट सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल, उसका भी लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। तो वो जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक कमेंट सेक्शन, नीचे कमेंट होता है ना, उस पर जाना, क्लिक करना और पूरा आपका माइंड मैप्स और हर चीज़ यू कैन डाउनलोड इट, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव आपका आई एम टेकिंग। वो पहले से भी माइंड मैप्स तो बहुत समय से अगस्त से चल रहा है, बहुत समय से आपका चल रहा है माइंड मैप्स। ऑल दो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बाकियों को शायद दे आर नॉट अवेयर। तो हिंदू के सारे माइंड मैप्स एक फोल्डर में आपको मिल जाएंगे, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक साथ अभी आपको सेशन के बाद मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ओटीटी रेगुलेशंस है। तो सरकार ने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स आपके इशू किए, तो उसके भी 2 साल आपके हो चुके हैं। तभी इंडिया एक तरीके से, इंडिया इज फोकसिंग टूवर्ड्स अ कोर रेगुलेशन। कोर रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ कि एक तरफ जो मिनिस्ट्री है उसका भी नज़र बनी हुई है और साथ में सेल्फ रेगुलेशन भी है। तो दोनों चीज़ों पर फोकस किया। देखो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में कई जगह पे ऐसे कंटेंट भी आपके रहते हैं तो जो कि आप कह सकते हैं कि सारे ऑडियंस उसको नहीं देख सकते हैं। कई प्रकार के वायलेंस से रिलेटेड या किसी भी प्रकार के चाइल्ड राइट्स, वुमेन राइट्स, वो डाइल्यूशन उसका आपका हो रहा है। तो यहाँ पे हमें किसी भी प्लेटफॉर्म्स को जो रन हो रहा है वो सही से चले, उसके लिए प्रॉपर रेगुलेशन गाइडलाइंस की जरूरत आपकी पड़ती है। सो रूल्स की बात करें तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करता है। द रूल्स प्रोवाइड फॉर अवर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। कोड ऑफ एथिक्स की, कोड ऑफ एथिक्स में आपके कुछ पॉइंट्स मेंशन्ड है। दीज आर द पॉइंट्स दैट हैव टू बी फॉलोड, जिनको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म आपका होना चाहिए कि अगर कोई किसी भी प्रकार का ग्रीवेंस है तो उसको कैसे दूर किया जा सके, इस पर भी आपका फोकस करना चाहिए। जैसे कंटेंट को क्लासीफाई आप करो कि 13 साल के ऊपर के बच्चे देख सकते हैं, इसको 18 साल के ऊपर के बच्चे देख सकते हैं, तो इस पर भी कंट्रोलिंग मैकेनिज्म आपका होना चाहिए। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जैसे सिंगापुर में आपका इन्फोकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो कि डिफरेंट मीडिया को रेगुलेट आपकी करती है। तो जैसे अगर इवन अब कंटेंट क्लासिफिकेशन करते हो, अब वो किस बेसिस पे करते हो, कैसे होते हो, सही है कि नहीं है, ये चीज़ें भी देखना जरूरी है। फिर यू हैव अ स्टेटरी फ्रेमवर्क, ये भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो आपके पास लॉ के माध्यम से आपने फ्रेमवर्क लेकर आए कि अच्छा ये XYZ लॉ है, इसके माध्यम से उसमें रूल्स, रेगुलेशन, पेनल्टीज, हर चीज़ मेंशन्ड है, ये आपको करना है रेगुलेशन के लिए। तो वो सरकार की तरफ से हो सकता है। और फिर एक आपका इंडस्ट्री खुद से भी सेल्फ रेगुलेशन हो, तो उनका जैसे एक एक प्रकार से खुद भी एक एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हैं और ध्यान रखना कि ऐसा ही कंटेंट आए, तो उस पर भी फोकस आपके किया जा सकता है। मीडिया लिटरेसी कैसे प्रमोट किया जा सकता है पब्लिक एजुकेशन के माध्यम से, ये भी बहुत जरूरी। मीडिया लिटरेसी के लाइक मीडिया लिटरेसी मतलब जो मीडिया लिटरेसी है, लोगों को कि किस प्रकार से इस्तेमाल करना, डिफरेंट मीडिया का कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके प्रति स्टेप्स लेना। सो टुवर्ड्स मीडिया लिटरेसी, तो ओटीटी रूल्स नोटिफाई किए गए थे 2021 में, और इसके प्रति अवेयरनेस बहुत कम है। इवन किसी प्रकार का ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म कैसे इम्प्लीमेंट है आपका करना, जैसे मान लो कि किसी को किसी प्रकार का ग्रीवेंस है तो एक कॉन्टैक्ट डिटेल है, वो डिस्प्ले आपका होना चाहिए। ये डिस्प्ले है तो वहाँ रीच किया जा सकता है। एक लाइक इवन
OTT वेबसाइट और इंटरफेस में भी हो, वहाँ उनको रीच करके अब कंप्लेन अपनी आपका किया जा सकता है। किस प्रकार से टेक्स्ट लैंग्वेज फ्रीक्वेंसी आपका, वो भी रूल्स में पूरा इंस्ट्राइंड है, जो रूल आपका 2 साल पहले आया है। इवन जो OTT इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, उन्होंने भी पीरियोडिक कैंपेन आपका रन किया है कि ठीक है, लोगों को कैसे जागरूक किया जा सके कि वो ग्रीवेंस रिड्रेसल, जो भी उनकी अंदर नाराजगी है, जो भी उनके अंदर ग्रीवेंस रिड्रेसल, उसको कैसे दूर आपका किया जा सके। इवन जो एज रेटिंग है, उसमें जो कंटेंट का डिस्क्रिप्शन, जैसे कई बार कंटेंट लिखा था नहीं, ये वायलेंस है, ये 18 साल से ज़्यादा की उम्र, कम की उम्र के लिए है, 13 साल की ज़्यादा के बच्चे ही उसको देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है डिस्प्ले होना चाहिए। इवन कंटेंट जब आप देख रहे हो ना, उस पर भी प्रॉपरली डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे टोबैको है, तो कभी भी कोई सिगरेट या ऐसा कुछ खाते हैं तो उस पर नीचे लिखा आ जाता है, तो इसी प्रकार से वहाँ भी होना चाहिए आपका, होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी ऑल्सो नीड फॉर आर ट्रांसपेरेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिट होना चाहिए कि ऑल दो जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, क्या वो प्रॉपर तरीके से हो रही है कि नहीं, और सरकारी इंटरफेरेंस ना हो, क्योंकि बाद में ये हो सकता है कि यार मीडिया को रेगुलेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट बॉडी का गठन आपका किया जा सकता है। एक सेपरेट वेबसाइट क्रिएट की जा सकती है जिसमें सारा रूल्स रेगुलेशन हर चीज़ मेंशन है। कॉन्टैक्ट, कोई कंप्लेन करता है उसकी क्या अपडेट हुई, कहाँ तक रीच की, ये सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए। या वेबसाइट पे नंबर्स हैं, सारी चीज़ें, तो उस तक आपका रीच किया जाए। इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी कहा कि एक स्टेटरी मतलब लॉ के माध्यम से एक बॉडी बनाई जाए जो कि इंडिपेंडेंट हो और वो रेगुलेट करे। ये सारी चीज़ें आपकी हाईलाइट किया, आपका हाईलाइट किया गया। तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि कुछ चीज़ें रूल्स में भी चेंजेस करने का ज़रूरत है, कि जैसे पब्लिकेशन ऑफ अपॉलॉजी, वार्निंग, सेंसर, ये वेबसाइट पे मेंशन्ड आपका होना चाहिए। फाइनेंशियल पेनल्टीज वो भी लगाए कि अगर कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता तो आर्थिक पेनल्टी भी उन पे लगाई जा सकती है। तो ये सारे स्टेप्स ऑलरेडी कुछ रूल्स में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ आपको इंक्लूड करने का ज़रूरत है। ठीक है, कुछ आपको इंक्लूड करने का ज़रूरत है। सो इंडिया का जो OTT रेगुलेटरी मॉडल आपका होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको याद रखना है कि इंडिया का जो OTT रेगुलेटरी मॉडल आपका होना चाहिए, उसमें सेल्फ रेगुलेशन, मतलब इंडस्ट्री खुद से भी रेगुलेट करे और आपके लॉ के माध्यम से भी आपका रेगुलेट हो, जैसे सिंगापुर के अंदर हो रहा है या ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा है। हम भी ऐसा कर सकते हैं, और ये ग्लोबल ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी आपका एग्जिस्ट आपका करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज द टॉपिक सोफिस्टिकेटेड एनाटॉमी ऑफ हीट वेव्स। ये अच्छा टॉपिक है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, और इसमें एक्सप्लेन्ड है कि किस तरीके से जो हीट वेव्स है उनका फॉर्मेशन होता है, हाउ द हीट वेव्स आर लाइक क्रिएटेड, फॉर्म्ड, ये सारी चीज़ें इसमें आपका मेंशन है। तो हीट वेव्स, व्हाट बेसिकली इज अ हीट वेव्स। सो अभी तो देखो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने वार्न किया है कि मैक्सिमम टेम्परेचर आपका नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट सेंट्रल इंडिया, वो 3 to 5 डिग्री हायर होगा, नॉट 35, 3 to 5 डिग्री सेल्सियस हायर होगा, जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उससे। तो ये ध्यान। अच्छा, इससे पहले आई एम टेलिंग यू कि इसका जो PDF है, इसको गूगल ड्राइव में, उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, और माइंड मैप्स भी उसमें होंगे पूरे फरवरी के महीने के, और पुराने महीनों के भी उसमें पड़े रहेंगे, और साथ में आपके जो PDF है वो भी रहेगा। ठीक है, तो आपको गूगल ड्राइव में जाना है, लिंक करना, डाउनलोड कर लेना, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, तो इससे आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। कई लोग को सिर्फ PDF आपको नहीं मिल पाता है, तो कमेंट सेक्शन में पिंड रहेगा, तो वहाँ से आप लोग गूगल ड्राइव को आप लिंक से क्लिक करके डाउनलोड कर लें। दूसरा, आपको जो है जो आंसर पोस्ट करना है, वो सौरभ पांडा अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे अपने आंसर को पोस्ट करना। कम्युनिटी सेक्शन में जो बेस्ट आंसर है दैट विल बी देयर। अब देखो हीट वेव्स है क्या। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो हीट वेव्स क्या है, जब जैसे मान लो कहीं का लॉन्ग टाइम एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, अब ये इंक्रीज हो जाए 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज, मतलब 34 से 36 ऐसे इंक्रीज हो जाए। या फिर आप कह सकते हो कि मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो, हिली एरिया में 37 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाए, तो ये हीट वेव्स हाँ था। अब देखो इसमें ना डिजास्टर मैनेजमेंट में भी या ज्योग्राफी में भी आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ सकता है हीट वेव्स क्या है। अब ऐसे नहीं लिखो हीट वेव्स का मतलब अगर गर्मी लग रही है मुझे तो हीट वेव्स है, आपको ये टेक्निकल डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। टेक्निकल डेफिनेशन जो है ये आपको फर्दर आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो इसके मैकेनिज्म को भी हाईलाइट किया गया, उसको देखते हैं। अब देखो कुछ इवेंट्स हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट वेव्स। एक जो इवेंट आपका हाईलाइट जो है वो किया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे काफ़ी ज़्यादा आपका जो ला नीना इवेंट हुआ था, ला नीना इवेंट लगातार 3 साल से चलता आ रहा था। अब ला नीना के बाद एल नीनो आ सकता है, एल नीनो है। एल नीनो के समय जैसे ला नीना इवेंट भी आपका कहाँ होता है, पैसिफिक ओशन के अंदर, और जब ला नीना इवेंट आता है
तो उस दौरान आपका जैसे हमारे मानसून के लिए वो बेनिफिशियल होता है, हाई रेनफॉल आपकी होती है। एल नीनो में इसका अपोजिट होता है, सूखे की स्थिति और हीट वेव्स की कंडीशंस आपकी बन जाती है। सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि 2023 इज एल नीनो ईयर। अब ऐसी स्थिति में जो टेम्परेचर है वो और अधिक इंक्रीज हो जाएगा। सो इंटरनेशनल लेवल पे जो वेदर पैटर्न है पैसिफिक ओशियन के अलॉन्ग, जो आपका पैसिफिक ओशियन है जैसे मान लो, और एक अलॉन्ग द इक्वेटर जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश से भी पास आपके होके जाता है, और इस रीजन के अंदर जो भी डेवलपमेंट पैसिफिक ओशन के अंदर हो रहा है वो भी हमारे जो एक तरीके से हमारा जो टेम्परेचर एंड ऑल देश का वो भी अफेक्ट होंगे। हाउ डू द हीट वेव्स ऑकर? अब हीट वेव्स कैसे ऑकर करती है? हीट वेव्स के लिए देखो इन्होंने दो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। पहली चीज क्या है कि बाहर से, जैसे मान लो भारत के अंदर बाहर से गर्म हवा आती है, अगर गर्म, जैसे आप हमारे रूम के अंदर हो और एक पंखा चला दे, छत में आप बैठो पंखा चला दो, गर्म नहीं लगेगी, बाहर से गर्म हवा आपकी फेंक रहा है, हवा पंखा फेंक रहा है। तो बाहर से अगर गर्म हवा आ रही है या फिर लोकली गर्म हवा प्रोड्यूस हो रही है, दो चीजें इंक्लूड होती हैं, क्योंकि हीट वेव्स का मतलब वहां का टेम्परेचर आपका हायर है। सो लोकल फेनोमेना, जब एयर आपकी वार्म्ड होगी बाय हायर लैंड सरफेस, मान लो बहुत गर्मी है, लैंड सरफेस क्या है बहुत गर्म है, तो ऊपर जो इसकी हवा होगी वो भी गर्म हो जाएगी। तो जब गर्म हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में आसपास भी टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। इवन क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है तो जो हवा नीचे की तरफ भी आ रही है, सेटल कर रही है, उसका भी टेम्परेचर कंपेरेटिवली हायर होगा। इन दैट केस ऑल्सो जो टेम्परेचर है वो आपका हायर होगा। तो दोनों ही केस में क्या है, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका हीट वेव्स की कंडीशन हो। अब इंडिया के इसलिए स्पेसिफिकली कहा गया कि जैसे मान लो वेस्ट एशिया जैसे मान लो ये सऊदी अरेबिया, ईरान, ये सब वेस्ट एशिया के अंदर आता है, वहाँ भी कंटिन्यूस बेसिस में टेम्परेचर आपका बढ़ता जा रहा है। तो ये इधर वेस्ट एशिया है, इधर इंडिया है, इधर से जो गर्म हवा वेस्ट एशिया से होते हुए आती हैं तो वो बड़ा फैक्टर होती है कि वो गर्म हवाएं आएंगी भारत में, गर्मी करेंगी, ये एक फैक्टर आपका बन जाता है। दूसरा ये भी इन्होंने कहा कि जैसे मान लो ये माउंटेन है, अब यहाँ से हवाएं आ रही हैं, ये विंडवर्ड साइड होती है और ये माउंटेन का लीवर्ड साइड होती है। तो ये जो हवाएं हैं ये इधर से लेके इधर आ रही हैं, फिर इंडिया तक रीच कर रही हैं गर्म हवाएं, अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए। अब जब लीवर्ड साइड आपकी जाएंगी तो वो हवाएं कंप्रेस भी कर जाती हैं। जैसे मान लो एक, अब जो भी हवाएं हैं, जैसे आप रूम है, रूम के अंदर आप पूरे गेट सारे बंद कर दो तो वही रूम के अंदर हवाएं क्या होंगी, गर्म हो जाएंगी। ठीक है, जो भी विंड है दैट विल उसका जो टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा। ये बढ़ जाएगा क्योंकि कम स्पेस में जो कोई भी चीज़ होगी तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स और मॉलिक्यूल्स हवा के टकराएंगे आपस में तो वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर आप मान लो खिड़की खोल दोगे तो आपको थोड़ा, जैसे थोड़ा फ्रेश हवा हवा आ रही है और फ्रेश हवा आ रही है और अंदर की हवा बाहर जा रही है, तो उससे जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, हवा का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो कंप्रेस हवाएं हो रही हैं, बिकॉज जो माउंटेन अफगानिस्तान पाकिस्तान है की है, वहाँ से हवाएं लीवर्ड साइड से होते हुए आपकी इंडिया में एंटर कर रही हैं। साथ में जो एयर है वो फ्लो कर रहा है ओशियन में, और अरेबियन सी की बात करें तो वो भी बहुत तेजी से गर्म हो रहा है। तो आप खुद इमेजिन करो क्या क्या फैक्टर्स है। जैसे मान लो अरेबियन सी है, ये आपका है, तो इधर अरेबियन सी इसका पानी गर्म है तो ये भी गर्मी कर रहा है, इधर से वेस्ट एशिया गर्म हवा आ रही है, फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान से इधर से गर्म हवा आ रही है, आपके एल नीनो जैसे इवेंट्स हैं तो यहाँ भी गर्म हवा आ रही है। तो ये सब चीज़ें क्या है, गर्मी पैदा कर रही हैं फॉर द हीट वेव्स फॉर इंडिया। तो आपसे ये, जैसे कहीं भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं आपके हीट वेव्स के लिए, जो हीट वेव्स है, हीट वेव्स के लिए क्या क्या फैक्टर्स आपके बन जाते हैं इंडिया के अंदर अगर हम बात करें। दूसरा एक आ गया कि अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जैसे मान लो ये सरफेस है, ये लोअर एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर जो ऊपरी हिस्सा है, ट्रोपोस्फियर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ भी सर्टेन बदलाव आपके होते हैं। दो स्ट्रॉन्ग अपर एटमॉस्फेरिक वेस्टर्ली विंड्स जो अटलांटिक ओशियन से आपकी आ रही हैं, दे ऑल्सो वो भी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। तो जैसे मान लो अटलांटिक ओशियन से इस तरीके से हवाएं आ रही हैं, अपर एटमॉस्फेरिक वेस्टर्ली मतलब वेस्टर्न साइड से आ रही हैं, वो भी जो सरफेस के आसपास हवाएं हैं, अर्थ सरफेस के मतलब हमारी सरफेस इसके आसपास हवाएं, उसको रेगुलेट आपकी करती हैं। एंड बिकॉज कंटिन्यूस बेसिस में, जैसे ऊपरी सतह, अब ध्यान समझना कि ऊपरी सतह से हवाएं आ रही हैं और जो अर्थ हमारी मूव करती है वो वेस्ट टू ईस्ट करती है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। तो ये वेस्ट टू ईस्ट आ रही है, मतलब अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, हवाएं भी आ रही हैं वेस्ट टू ईस्ट। एंड बिकॉज जो विंड है वो तेजी से, दे आर ब्लोइंग फास्टर देन द प्लैनेट इटसेल्फ। ऐसी स्थिति में देर इज अ पॉसिबिलिटी, जैसे ध्यान समझना कि अर्थ रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, विंड ब्लो कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, और विंड जो है तेजी से आप कह सकते हैं ब्लो कर रहे हैं, दे आर ब्लोइंग फास्टर, विंड जो है दे आर ब्लोइंग फास्टर
यहाँ पे विंड जो है दे आर ब्लोइंग फास्टर, एंड ये जो आपका विंड तेजी से ब्लो कर रही है दैट इज रिजल्टिंग इनटू अ सरफेस फ्रिक्शन एंड सरफेस फ्रिक्शन। तो जैसे मान लो ये सरफेस है, इससे अगर हवा टकराएंगी ये इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड दिस विल रिजल्ट इनटू हायर वी कैन से जो टेम्परेचर। यही गर्म हवाएं जब आपकी नीचे की तरफ डिसेंट होकर जाएंगी बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ऑल्सो ग्लोबल वार्मिंग है तो ये डिसेंडिंग हवाएं भी, मतलब नीचे की तरफ जनरली जो हवा होती है वो ठंडी होती है, बट ग्लोबल वार्मिंग से इवन ये ठंडी हवाओं का भी टेम्परेचर आपका बढ़ गया। सो दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट वेव्स। तो नॉर्मल लैप्स रेट में आप क्या कहते हो, जैसे मान लो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो टेम्परेचर आपका कम होता है, टेम्परेचर आपका क्या होता है, लो होता है। बट अब क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस लैप्स रेट में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो हवाएं क्या है नीचे की तरफ, इवन जो हवाएं नीचे की तरफ भी आ रही हैं उनमें भी जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आपका क्या है, इंक्रीज हो रहा है, द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो ऑल दिस एस्पेक्ट हैव बीन हाईलाइटेड। तो चाहे वो सरफेस के आसपास हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, अपर एटमॉस्फेयर हो, हर फैक्टर्स आपका रिस्पॉन्सिबल है फॉर द हीट वेव्स के लिए है। और जब ये कम जगहों में हवाएं आपकी इस तरीके से एंटर करेंगी, कंप्रेस्ड होकर जो हवाएं हैं वो एंटर करेंगी, जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो जो लीवर्ड साइड्स में आती हैं हवाएं, माउंटेन की लीवर्ड साइड से हवाएं आती हैं, तो वहाँ भी वी कैन से दैट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल कि गर्म हवाएं आपकी हों। तो ये फैक्टर्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखना है। हाउ डज एयर मास कंट्रीब्यूट टू द हीट वेव? एयर मास कैसे? एयर मास का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक सरफेस है, गर्म जगह है, ठीक है, तो यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, एक महीने तक, 1 मंथ तक एक हवा प्रेजेंट है, तो सरफेस की जो भी कंडीशन होगी हवाओं की वही कंडीशन हो जाएगी। तो मतलब एयर मास क्या होता है, मास ऑफ एयर जिसकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, एक रीजन मान लो 10 किलोमीटर जो हवा का पैच है उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, टेम्परेचर, लैप्स रेट, हर कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पे क्या है कि जो एयर मास है, एयर मास मान लो गर्म एयर मास है, ठीक है, गर्म जगह पे वो एयर मास प्रेजेंट है, और वो गर्म एयर मास है। गर्म एयर मास का मतलब अब ये एक साथ जब कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, जहां भी मूव करेगा, मान लो ये एयर मास है, एक जगह से दूसरी जगह जैसे जहां भी मूव करेगा वो गर्मी कॉज करेगा। तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न हीट वेव्स आर टिपिकली फाउंड विद एयर मास दैट कम फ्रॉम बहुत दूर से, लाइक इवन 800 से 1600 किलोमीटर से दूर से जो आपकी एयर मास आ रहा है, एंड these air mass are reaching to part of India, they are also responsible for हीट वेव्स के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल है पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं। अगर यूआईएस चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें और अनअकैडमी से जरूर से जुड़ें। मेरे द्वारा अभी आपके लिए जो कोर्स लिया जा रहा है, जैसे एडवांस कोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर प्रीलिम्स 2023, ये कोर्स आपका चल रहा है, जिसमें हम जनवरी 2022 से अप्रैल 2023 तक के टॉपिक्स, लगभग 500 से 600 टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं। इस कोर्स को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना। आज क्लास 4th क्लास है, अभी आपके लिए ऑफर भी चल रहा है जिसमें टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव क्लासेस भी हो रही हैं। तो आपको क्या करना है, बाय यूजिंग द कोड SPLIVE, जैसे आप क्या करो, अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो, प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, यूज़ द कोड SPLIVE, तो अमाउंट भी रिड्यूस हो जाएगा। अभी 30% ऑफ भी है, 28 तारीख लास्ट डेट भी है, आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस एक्सेस कर सकते हो। ये टॉप एजुकेटर्स के द्वारा इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे सब चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो। तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करें। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थोड़ा प्रेजेंटेशन में मैंने चेंजेस किए हैं कि स्लाइड्स आपको थोड़ा सा अच्छी लगे। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सेशन को जरूर से लाइक करें, यूआईएस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना अटेंडेंस जरूर से दें, एक हैबिट बनाएं, और मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है, और एक वीडियो भी मैंने आपके लिए क्रिएट किया है, जो ट्रिक्स वाले वीडियोज़ हैं वो मैं आपको प्रीलिम्स के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसको आप लोग जरूर से ध्यान दें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।